नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज पुलिस की वर्दी पहनने के बाद सुरक्षा की जगह आतंक फैलाने वाले अपराधियों पर दस्तक होगी। क्या उत्तर प्रदेश में होटल में रुकने से पहले थाने में जाकर अपना चरित्र प्रमाण पत्र आपको और हमें यानी कि आम नागरिक को अब लेना पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश में किसी निर्दोष को रूटीन जांच के नाम पर पकड़कर मुझसे पुलिस मार डालेगी? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों को इंसाफ पाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश का इंतजार करना पड़ेगा? तभी जाकर जिले के कप्तान और दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुनेंगे। जब पुलिस ये हत्यारी बन जाएगी तो बचाएगा कौन? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मनीष गुप्ता नाम के व्यापारी की पुलिस के हाथों हुई हत्या के बाद चुभते इन्हीं सवालों को सोचते हुए आज प्लीज दस्तक दीजिए। देश का हर बच्चा इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकता है जो देश के अंदर जहां कहीं भी जाएगा आज गर्व के साथ कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं और मेरा जन्म उस समय हुआ था जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। एक पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। आपको मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। मांस तक निकाल लिया शरीर का और उस बट से पुलिस वो अपनी राइफल की बट से मारा तो इधर का सर पिचक गया उनका पूरा और नाक से ब्लड आने लगा। इतना टॉर्चर किया, उनका मांस हाथ का निकाल लिया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जब जीरो टॉलरेंस की बात कहने के बाद उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी कानपुर से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रवाना होने वाला था, उससे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री को एक परिवार को न्याय का भरोसा दिलाना पड़ा। परिवार मनीष गुप्ता का। कौन मनीष गुप्ता? 36 साल के उत्तर प्रदेश के एक व्यवसायी जिनकी 7 साल पहले मीनाक्षी से शादी हुई, जिनका 5 साल का बेटा विराज है, जिसने मुख्यमंत्री से मुलाकात होते वक्त तुरंत दौड़कर पैर छुए, जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। वो मनीष गुप्ता जिनकी हत्या का आरोप गोरखपुर के 6 पुलिस वालों पर है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कानपुर के इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की संतुष्टि महसूस होने लगी। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है, वो मुझे नौकरी भी देंगे, बच्चे के लिए कुछ योगदान भी करेंगे। साथ में अपनी ही ओर से उन्होंने मेरे केस को बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे केस को समझा और एक परिवार की तरह, एक मुखिया की तरह उन्होंने बिल्कुल सही सारे निर्णय लिए हैं। लेकिन यहाँ तक परिवार की कहानी जितनी अच्छी लगने लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि सवाल ये है, जब पुलिस ही कातिल हो जाएगी तो कौन बचाएगा? क्या मुख्यमंत्री की दखल के बाद ही इंसाफ आम नागरिक पाएगा? क्योंकि कटघरे में पुलिस पर जनता का भरोसा है, वो भरोसा जिसके दम पर कानून के राज की स्थापना के दावे होते हैं। एक परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़ है, जहां पत्नी अपने पति मनीष के शव को अंतिम बार देखते हुए खुद को संभाल नहीं पाती। मासूम बेटा विराज, जो 2 दिन से अपने पिता से फोन पर बात करने की जिद ठाने बैठा था, उसे पता भी नहीं कि सामने पिता का शव है। और जब मनीष गुप्ता का शव कानपुर में उनके घर से अंतिम संस्कार के लिए चलता है, तो पत्नी की अपने पति को आखिरी बार देख लेने की जिद के साथ उठती चीखें पत्थर भी पिघला दे। इसीलिए हम कहते हैं, इंसाफ की संतुष्टि के भरोसे से पहले की कहानी पुलिस से सुरक्षा और न्याय पाने के टूट चुके नागरिकों के विश्वास से शुरू होती है। तारीख थी 27 सितंबर, जब गोरखपुर के इसी होटल के सील हो चुके कमरा नंबर 512 में कानपुर के मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ ठहरे। फिर 27-28 सितंबर की रात क्या हुआ?
गोद में बेटे को लेकर इंसाफ मांगने निकली पत्नी मीनाक्षी के इन 2 दिनों के बीच के बयान को सुनिए। पुलिस वाले अंदर आते हैं रूम में और कहते हैं कि यहाँ पे मुझे चेकिंग करनी है। उन लोग ने अपना आईडी कार्ड वगैरह दिखाया, तो उनके जो दोस्त थे वो हरियाणा के हैं। उन्होंने बोला क्या भाई आतंकवादी लगते हैं क्या? तो कहते हैं आतंकवादी नहीं, अब तो तुम पूरा दिखा और भी चेक करा, पूरा होटल रूम तैयार चेक करूंगा। रूम चेक किया, तो रूम चेक करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं पाया, तो जाने लगे। उनके दोस्तों ने फिर से बोला अभी भी संतुष्टि नहीं हुई क्या? वो घूर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है क्या? इस बात पे भड़क कर पुलिस वालों ने उन सबको खूब मारा, उसमें मेरे पति घायल हो। आरोप है गोरखपुर के होटल में जांच के नाम पर पुलिस के हाथों पीटे गए मनीष गुप्ता की मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मनीष के शरीर पर बेहद बेरहमी से पीटे जाने के निशान मिले। मांस तक निकाल लिया शरीर का और उस बट से पुलिस वो अपनी राइफल की बट से मारा तो इधर का सर पिचक गया उनका पूरा और नाक से ब्लड आने लगा। इतना टॉर्चर किया, उनका मांस हाथ का निकाल लिया, उनको इतना मारा, उनके चेहरे पे स्क्रैच है। आप देखिए कितना बेरहमी से मारा है, जैसे आतंकवादी को भी इतना बेरहमी से नहीं मारते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला मनीष के सिर पर लगी चोट जानलेवा साबित हुई है। दाहिने हाथ की कलाई, बाह पर डंडे से चोट के निशान मिले। बाएं आंख की ऊपरी परत पर भी गंभीर चोट के निशान दिखे। अब मुख्यमंत्री से कानपुर में मुलाकात के बाद ऐलान हुआ कि पत्नी मीनाक्षी को केडीए में ओएसडी की सरकारी नौकरी मिलेगी। केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर किया जाएगा। बच्चे की परवरिश के लिए अलग से सरकार मदद देगी। दोषी पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिला। मैंने कल ही सुबह यहाँ के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। लेकिन क्या जवाबदेही तय हो पा रही है? 28 तारीख से 29 तारीख तक ये परिवार इंसाफ के लिए गोरखपुर में भटकता रहा। उस दौरान मनीष की पत्नी की गुहार को सुनिए। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। हाथ जोड़कर न्याय की गुहार एक महिला नागरिक इसलिए लगाती है क्योंकि गोरखपुर में एक निर्दोष नागरिक को मारने के आरोपी पुलिस वालों को बचाने में पूरे प्रशासन के जुट जाने का आरोप है। गोरखपुर पुलिस पर पहला आरोप है 6 पुलिस वाले जांच के नाम पर निर्दोष नागरिक की पीटकर हत्या कर देते हैं। दूसरा आरोप है गोरखपुर में हत्या के आरोपी पुलिस वालों को बचाने की कोशिश एसएसपी करते हैं। तीसरा आरोप है गोरखपुर हत्याकांड की निष्पक्ष जांच शुरू करने की जगह पहले मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। सबूत है गोरखपुर के एसएसपी विपिन टाडा का 2 दिन पुराना बयान। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। सवाल सीधा से ये, क्या इस बात की भी जांच नहीं होगी कि गोरखपुर पुलिस को सीधे कमरा नंबर 512 में ही संदिग्धों के होने की सटीक सूचना कैसे मिली और किसने दी? क्या इस बात की भी जांच होगी मृत्यु की वजह जांचने की जगह एसएसपी क्यों हड़बड़ी में गिरने से चोट को मौत का कारण बताने लगे? सरकार संवेदनशील होती है तो पुलिस क्यों नहीं? 27 सितंबर की रात की शर्मनाक वारदात पर क्यों लीपापोती की जाती रही? आरोप ये भी है मुख्यमंत्री की दखल के बाद जाकर गोरखपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और
दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। अगर कड़ी कार्रवाई के निर्देश आ गए थे तो सरकार के सर्वोच्च मुखिया की ही बात को गोरखपुर के कलेक्टर और एसएसपी क्यों नजरअंदाज करते रहे? क्या गोरखपुर के ये दोनों सर्वोच्च अधिकारी हत्या के आरोपी पुलिस वालों को बचाने में जुटे रहे? जवाब समझने के लिए इस वीडियो में पहले गोरखपुर के डीएम विजय आनंद की मृतक मनीष के परिजनों को दी जाने वाली नसीहत को सुनिएगा। निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में। क्या इस बात की भी अब जांच होगी कि एक डीएम न्याय दिलाने की जगह न्याय के नाम पर भटकाने क्यों लगते हैं? क्यों गोरखपुर के डीएम बड़े भाई बनकर न्याय पाने की लंबी प्रक्रिया का हवाला देकर पीड़ित परिवार को हताश करना चाहते हैं? डीएम के ही बगल बैठे गोरखपुर के एसएसपी को सुनिए, जिनके कंधे पर सितारे जनता को सुरक्षा देने के लिए चमक रहे हैं। वो मृतक मनीष के परिजनों के आगे हत्यारोपी पुलिस वालों के वकील बनते नजर आते हैं। पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिले। क्या इस बात की भी अब जांच होगी कि गोरखपुर के एसएसपी क्यों हत्या के आरोपी पुलिस वालों की वकालत कर रहे थे? आरोप ये भी है कि गोरखपुर के एसएसपी डीएम ने मिलकर मनीष गुप्ता की पत्नी को 6 पुलिस वालों के खिलाफ नामजद एफआईआर करने की जगह 3 लोगों का ही नाम लिखकर देने का दबाव बनाया और एफआईआर फिर 3 नामजद 3 अज्ञात पुलिसकर्मी करा के ही लिखवाई। नाम उनका भी पता चल गया था कि साथ में 6 कौन गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं पता ना कि उन्होंने किया या नहीं, इसलिए आप छोड़ दीजिए, परिवार है। बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने, अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश करी। असलियत तो यही है, उन्होंने मेरे पति के इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया। उन दोनों ने वहाँ पे जो दोनों हैं वीडियो में, मैं भी नाम नहीं बोल पा रही, उनका पदवा नहीं बता पा रही क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन वो जो वीडियो में आप देख रहे हो जो परिवारजनों के साथ बैठे थे, वो दोनों लोगों ने पुलिस का साथ दिया, हमारा नहीं दिया। हमारा दिया होता तो वो पूरी बात लिखने देते। उन्होंने कहा 3 ही का नाम जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से 3 का नाम लिख के और 3 अज्ञात करके एप्लीकेशन दी। इसी कारण जनता की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली पुलिस की कार्यप्रणाली कटघरे में आ जाती है। पहला सवाल, जांच के नाम पर पुलिस क्या किसी व्यक्ति को जान जाने की हद तक पीट सकती है? दूसरा सवाल, 27 सितंबर की घटना पर तुरंत बड़े अधिकारियों ने जांच स्थानीय स्तर पर नहीं बैठाई। तीसरा सवाल, पीड़ित के मुताबिक एफआईआर दर्ज न करने का दबाव क्यों बनाया जाता है? जिले के बड़े अधिकारी क्यों मामले को हल्का करने की कोशिश करते हैं? और 5वां सवाल, निलंबन के बाद अब तक क्यों नहीं आरोपी पुलिस वाले पकड़े गए? एक नागरिक के साथ होते आ रहे अन्याय की इस कहानी में 3 दिन बाद जाकर इंसाफ की उम्मीद जागी जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी इतनी सहायता करी, और सीबीआई जांच के लिए भी उन्होंने प्रार्थना पत्र के लिए कहा है कि आप आवेदन करिए, मैं देखता हूँ। एक परिवार के बड़े गार्जियन की तरह उन्होंने एक बहुत सही फैसला लिया। जो एक परिवार का मुखिया होता है उसे पता होता है किस किस तरह की प्रॉब्लमें आएंगी, उस तरह उन्होंने सारी समस्याओं का बहुत अच्छा समाधान दिया है। हर नागरिक को सुरक्षा और न्याय का भरोसा हमेशा पुलिस से स्थानीय स्तर पर ही मिलना जरूरी है, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी वाले राज्य में हर नागरिक अपने लिए इंसाफ की लड़ाई को सरकार के शीर्ष तक नहीं पहुंचा सकता है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ संतोष शर्मा, कानपुर आज तक। क्या राजस्थान में भर्ती परीक्षा कराने वाले सिस्टम में छेद है? इतने छेद कि कोई भी परीक्षा हो, पेपर लीक हुए बिना नहीं रह पाता। रीट की परीक्षा राजस्थान में हुई। सरकार ने सुबह 7 बजे से इंटरनेट बंद करा दिया और पेपर सुबह 6 बजे कई मोबाइल फोन्स पर पाया गया। 16 लाख छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए दीजिए दस्तक।
प्लीज खोल दो। 26 सितंबर को राजस्थान की जिस सबसे बड़ी परीक्षा में 2 मिनट की देरी के नाम पर परीक्षार्थियों के लिए सेंटर के दरवाजे नहीं खुले, उसी राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के एग्जाम में बैठने वाले 16 लाख बेरोजगारों को प्रदर्शन के लिए लाचार बनाकर छोड़ दिया गया, क्योंकि पेपर लीक हो गया। राजस्थान में शायद ही कोई परीक्षा हुई हो जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ हो। अब सबसे बड़ी परीक्षा रीट का प्रश्न पत्र भी बाजार में आ गया। ये सारे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने सालों मेहनत करने के बाद परीक्षा दी थी और इसके बाद अब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के बेटे को माफ करिए, हमको जीने दीजिए। आप 2 साल से मुख्यमंत्री आवास में बैठे हो, हमारी पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं है। जिस पुलिस को राजस्थान में पेपर लीक करने वाले गिरोह को लाखों बच्चों का भविष्य रौंदने से रोकना चाहिए, वो तो छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए कुर्सियां तोड़ती और मोहल्ले में छावनी बनाती दिखी। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर आउट हो गए। पेपर आउट होने के बाद जो परीक्षार्थी थे वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, मगर प्रदर्शन रोकने के लिए किस तरह से इस पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है, क्योंकि इस घर में उपेंद्र यादव रहते हैं। राजस्थान में बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले छात्र नेता जो पेपर लीक के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने निकलते हैं, तो जयपुर की पुलिस को अपना कर्तव्य याद आता है। उपेंद्र यादव को पकड़कर हिरासत में ले लिया जाता है। बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले उपेंद्र को पुलिस ऐसे दबोचती है जैसे अपराधी हो। लेकिन पेपर लीक के मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा को पुलिस नहीं खोज पाती। वो मुख्य आरोपी जो कांग्रेस का ही नेता है, जिसकी तस्वीरें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं के साथ सोशल मीडिया में मौजूद है। 26 सितंबर को रीट की परीक्षा के पेपर आउट होने से पहले जो 25 सितंबर को कांग्रेस के दफ्तर में ही मुख्य आरोपी दिख रहा था, और मंत्री कहते हैं कहां का पेपर लीक, कौन सा पेपर लीक। बात करते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। रीट के एग्जाम में जो भी है वो पूरी जांच सामने आ गई, और कहीं ऐसा होगा तब ना। 100 से ज्यादा लोगों को अब तक राजस्थान की पुलिस रीट परीक्षा में धांधली के आरोप में पकड़ चुकी है। 2 बड़े अधिकारी, एक एसडीएम, 2 पुलिस अधिकारी, एक जिला शिक्षा अधिकारी समेत 20 से ज्यादा पुलिस वाले पकड़े गए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ होगा। मुख्यमंत्री गहलोत और उनकी सरकार तो इसी बात पर लहालोट है कि उन्होंने छात्रों को एग्जाम देने के लिए मुफ्त बस का इंतजाम करा दिया। रीट परीक्षा को रीटोत्सव बताकर सरकार खुश है, जबकि कहानी ये रीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर जा रहे ट्रक का जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक्सीडेंट होता है। मौके पर ड्राइवर की मृत्यु होती है। पुलिस 3 घंटे बाद पहुंचती है। दावा इसी दौरान रीट के कई पेपर की सील खोली गई और पेपर लीक हुआ। जैसे किसी ने कैंची से उसको काटा हो, है ना। और जब मैंने उनको बोला कि खुला है पेपर, तो उन्होंने पेपर उठा के फेंक दिया, कहा कि वहीं से आया है बोर्ड से। बोर्ड से अगर पेपर खुला हुआ आता तो इस तरीके से खुला हुआ कभी भी नहीं आता वो पेपर। राजस्थान में पर्चा आउट ना हो तो फिर भर्ती कैसी? हालत ये कि जुलाई 2014 में आरएएस भर्ती परीक्षा आउट होने से रद्द हुई। दिसंबर 2015 में एलडीसी भर्ती पेपर लीक से रद्द हुई। मार्च 2018 में कांस्टेबल भर्ती भी पेपर लीक के कारण रद्द करनी पड़ी। 2019 में पटवारी भर्ती रद्द हुई। दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। दिसंबर 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का पेपर भी सुरक्षित नहीं करा पाई सरकार। अब 2021 में सब इंस्पेक्टर और रीट भर्ती में पेपर लीक का बड़ा आरोप है। इतने पेपर लीक वाले राजस्थान में रीट की परीक्षा रद्द न हो जाए और सरकार की भद्द न पिट जाए, इसलिए हाईकोर्ट में सरकार खुद ही कह आई, हमारी पहले सुन लीजिएगा। ये पेपर एक गिरोह है, इसको बड़ा नेता पनाह दे रहा है, तो गिरोह की चैन टूटनी चाहिए, गिरोह को जेल में होना चाहिए, सख्त कानून बने, गैर जमानती कानून बने, युवाओं को न्याय मिले। कई युवाओं को 130-35 नंबर आया, गिरी हुई जमीन रखी है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन जब ये जो गिरोह है उनके पास पेपर चला जाएगा, वो नौकरी लगेंगे, तो क्या देश और प्रदेश का भविष्य बनाएंगे वो लोग? अब जब ईमानदारी से पेपर कराने की मांग लेकर छात्र रात तक प्रदर्शन करते हैं, तब भी ये सरकार को नहीं सुहाता। पुलिस लाठी चलाती है, छात्र जख्मी होते हैं, मैदान खाली करा दिया जाता है। काश छात्रों पर लाठी चलाने में पुलिस लगाने वाली व्यवस्था अपनी परीक्षा प्रणाली की अव्यवस्था को दूर करने की भी सोच पाती। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
आपने सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन उसी कानून के लंबे हाथों में अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह नहीं आ रहे, जो एंटीलिया विस्फोटक केस में आरोपी हैं। जांच एजेंसियों को यह शक है कि परमबीर सिंह देश छोड़कर फरार हो गए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर नाम परमबीर सिंह जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इसी सवाल में देश की कई जांच एजेंसियां उलझी हैं, क्योंकि परमबीर सिंह से संपर्क नहीं हो रहा। शक है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सन्नाटे में देश छोड़कर फरार हो गए। एंटीलिया विस्फोटक मामले में परमबीर सिंह शक के दायरे में एनआईए के सामने 7 अप्रैल को पेश हुए थे। फिर स्वास्थ्य का हवाला देकर 5 मई से छुट्टी पर गए परमबीर सिंह लगातार अपनी छुट्टी बढ़ाते रहे। एनआईए ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में समन भेजा, लेकिन फिर डिलीवर नहीं हुआ। एनआईए की टीम छत्तीसगढ़, रोहतक सहित कुछ और जगहों पर गई, लेकिन कहीं भी परमबीर नहीं मिले। इसीलिए जांच एजेंसियों को शक हो रहा है कि कहीं परमबीर सिंह देश छोड़कर चुपचाप फरार तो नहीं हो गए। अगर हाँ तो कहां? सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछा गया। लेकिन सर साधारणतः थोड़ी सी क्योंकि लोगों में ये है और इस तरह की खबर चल रही है जो विदेश चले गए, तो क्या आप लोगों के पास ऐसी तो न्यूज़ है, मैंने भी ऐसे सुना है। इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। LOC भी इशू की है, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते। लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। एनआईए के अलावा स्टेट CID और ठाणे पुलिस ने परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। परमबीर सिंह के खिलाफ अब तक 5 मामले दर्ज हैं। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। जो नवजोत सिंह सिद्धू कभी कांग्रेस सालागमान की आंखों के तारे हुआ करते थे, वो आज उनकी नजर से उतर चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को चन्नी से क्या बातचीत हुई है, बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस से आने वाली मजबूत आवाज सुनिए जो खुलकर सिद्धू की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने आज तक से बातचीत में कहा है कि अगर सिद्धू को कोई परेशानी थी तो उन्हें पार्टी से बात करनी चाहिए थी। ऐसा करके सिद्धू ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हमारे संवाददाता दिलीप सिंह राठौर से खास बातचीत में हरीश रावत ने ये बातें कही। कद्दावर नेताओं में शुमार और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ मौजूद है। सर, आज तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या मानना है आपका, क्या कमी रह गई, क्योंकि आप प्रभार देख रहे थे वहां का, एक साथ दो जगह देख रहे थे आप? देखिए, कमी कुछ नहीं रह गई, और बल्कि एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। नॉर्थ इंडिया में बहुत वर्षों से कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना था, तो एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को और डाउन टू अर्थ कांग्रेसमैन को, एक वर्कर को पंजाब जैसे महत्वपूर्ण स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया गया, सर्वसम्मति से बनाया गया। एक इतिहास पंजाब के MLAs ने रचा और पंजाब ने रचा, और जिसको सारे देश ने अभिनंदन किया अलग अलग तरीके से। किसी ने गेम चेंजर कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, लेकिन सब ने उसको अप्रिशिएट किया। एक जो अनुसूचित जाति के राजनीतिक महत्व के विषय में जो ठहराव जैसा दिखाई दे रहा था, वो उसमें गतिशीलता आई, और जिसका असर आने वाले दिनों में हर राजनीतिक दल के व्यवहार में दिखाई देगा। सर, चन्नी को बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुंचाने के लिए आपका भी नाम बार बार आता है कि आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने एक दलित मुख्यमंत्री की आगे बात की और आखिरकार दलित मुख्यमंत्री बनाने में आप लोग कामयाब भी हुए। लेकिन सर, चन्नी को हमेशा से सिद्धू के करीबी माना गया और कैप्टन से थोड़ा सा अलग माना गया। इतना अच्छा और बड़ा फैसला लेने के बाद भी कांग्रेस के द्वारा ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू वर्सेस कांग्रेस कैप्टन हुआ, और उसके बाद फिर सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। कैप्टन साहब ने आज अपने
ट्विटर हैंडल से एक कांग्रेस का श्लोक तक उठा दिया, सब हटा दिया उन्होंने। एमएलएज के एक बड़े हिस्से ने उनके नेतृत्व को चुनौती दी और उन्होंने सीएलपी की मीटिंग बुलाने की मांग की, जिसको मानना पड़ा क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का, उसको पार्टी को मानना पड़ा। और कैप्टन साहब ने अपनी विजडम में कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और उन्होंने इस्तीफा दिया। उस समय तक सब चीज़ें शांत थी और अब ये ह्यूमिलेशन की थ्योरी निकाल करके अमित शाह से मिलना आदि कुछ संदेह पैदा करता है कि कुछ नई खिचड़ी भाजपा जो डिस्क्रेडिटेड फिश है पंजाब के अंदर, वो आड़ लेकर के नए मुखौटे के साथ कुछ राजनीति करना चाह रही है। और कैप्टन साहब की भी कुछ वही बेहतर जानते होंगे कि आखिर कुछ तो होंगी मजबूरियां, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अब वो मजबूरियां क्या हैं ये कैप्टन साहब जानते होंगे या पुराने लोग जानते होंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि सेकुलर अमरिंदर सिंह जी यदि नॉन सेकुलर भाजपा के साथ किसी तरीके से भी खड़े होंगे तो वो अपने लिए खुद नुकसान उठाएंगे। जो स्थान उनका पंजाब की राजनीति में है और कांग्रेस की राजनीति में पूरे देश भर में है, उस स्थान को खोएंगे। इसलिए उनके एक पुराने मित्र 1980 से मेरी उनसे मित्रता है, उस मित्रता के नाते मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई गुस्सा है भी उनके मन में कहीं तो वो मुझ पर निकाले, वो कांग्रेस अध्यक्ष से मिले, सब चीज़ों का समाधान निकल आएगा। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने सिद्धू जी के लिए कही, मैं अपने सब दोस्तों को कहना चाहूँगा कि इस समय हमारे किसी काम से ऐसा इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि एक दलित और एक कमज़ोर वर्ग के गरीब परिवार के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से हम में कुछ बेचैनी है या छटपटाहट है। और सिद्धू जी को कुछ कहना भी था तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए था और उसको सार्वजनिक करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं चोट पहुंचाई। और इस समय मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस विषय में, क्योंकि उनकी और मुख्यमंत्री जी की कुछ बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है, वो देखेंगे। सर मेरा आपसे सवाल है एक, क्या हरीश रावत से भी कुछ गलतियां हुई पंजाब को समझने में और संभालने में? गलतियां तो हर इंसान से होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने जितने विनम्रता के साथ और डेमोक्रेटिक वे में सारी चीज़ें देखते सहते भी काम किया है, उससे कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पंजाब या किसी पंजाबी प्रा के दिल को दुखाने का काम किया है। मैंने वही किया है जो पंजाब के इंटरेस्ट में था या जो कांग्रेस के इंटरेस्ट में था। नवजोत सिंह सिद्धू क्या अब भी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 2 घंटे चली बैठक के बाद भी यह सस्पेंस बरकरार है। जो सिद्धू पंजाब में कांग्रेस की आवाज थे, जो अपनी लच्छेदार भाषा से समा बांध देते थे, वो नवजोत सिंह सिद्धू आज खामोश हैं। कभी पंजाब कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में होने का गुमान करने वाले सिद्धू ये बताने की स्थिति में नहीं हैं कि जिस मांग को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, क्या वो मान ली गई है? यहाँ पे आप देखिए नवजोत सिंह सिद्धू पहुँच गए हैं और उनसे बात करते हैं। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे पहुँचता है। सर बैठक होने वाली है। सर आपने ट्वीट किया है, सर आपने डीजीपी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू आप देखिए तस्वीरों में, सिद्धू पहुँचे यहाँ पे और अपने आप यहाँ पे सिक्योरिटी को हटाते हुए। चंडीगढ़ का पंजाब भवन, वक्त दोपहर करीब 3:30 बजे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पहली बार चंडीगढ़ पहुंचे ये नवजोत सिंह सिद्धू हैं। ये उस सिद्धू का काफिला है जो अध्यक्ष बनने के बाद से जोश में थे, मंच पर खुलकर अमरिंदर को ललकारते थे, खुद को बॉस दिखाते थे। लेकिन सिद्धू के काफिले की इस तस्वीर ने बता दिया कि फ्रंट फुट पर खेलने वाले सिद्धू बैक फुट पर आ चुके हैं। सवाल है कि सिद्धू की इस तस्वीर को उनकी विवशता का सबूत क्यों माना जा रहा है।
पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू का घर, जहां बारिश और मीडिया की भीड़ के बीच सिद्धू खामोशी के साथ चंडीगढ़ के लिए निकल गए। ये वही सिद्धू है जिनका कुछ दिनों पहले तक आत्मविश्वास 7वें आसमान पर हुआ करता था और जो सुपर सीएम की तरह बर्ताव किया करते थे। सवाल है कि नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर उनकी विकल्पहीनता को कैसे बताती है। क्रिकेट हो या फिर राजनीति, लंबी पारी के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। लेकिन सिद्धू की मुसीबत यह है कि वो बोलने में भले ही माहिर हों, लेकिन इस मामले में थोड़े कच्चे हैं। इसीलिए तो जो सिद्धू कल तक मीडिया को भाव नहीं देते थे, अपने सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हटाने का ऑर्डर दिया करते थे, वही सिद्धू मीडिया कैमरों में आने के लिए तड़पने लगे। यहाँ पे सिक्योरिटी को हटाते हुए ये देखिए, जैसे सिद्धू की गाड़ी पंजाब भवन पहुंची तो वो कैसे अपनी सुरक्षा में लगे जवानों को हटने के लिए इशारा करने लगे। ये वो वक्त है जब लगातार सिद्धू ने बोला कि अपने सिद्धांतों से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। 2 दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से चंडीगढ़ पहुंचते हैं। क्या पंजाब सीएम और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो बातचीत होती है उससे मामला सुलझेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल यहाँ पे आज तक पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। क्या ये मुलाकात आगे क्या रंग लाती है, क्या मोड़ लेती है, अब सबके कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के जहन में यही सवाल। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के दिन कितनी तेजी से फिरे हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने सारा जोर लगाया था, उनसे मुलाकात के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला दोपहर करीब 3:30 बजे पंजाब भवन पहुंचा, जबकि मुख्यमंत्री चन्नी 3:45 बजे के आसपास पहुंचे। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू को चन्नी से मुलाकात करने के लिए तकरीबन 15 मिनट का इंतजार करना पड़ा। और जब 2 घंटे तक चली ये बैठक खत्म हुई तो मुख्यमंत्री बिना कुछ कहे थम्स अप का साइन दिखाकर चलते बने। सर ने थम्स अप साइन दिखाया है। हम लोग ने पूछा कि क्या हुआ और चरणजीत सिंह चन्नी ऐसे साइन दिखाते हुए आज तक के कैमरे पर निकल गए हैं। अब इस थम्स अप का क्या मतलब निकाला जाए, क्या मायने निकाला जाए। तो सीएम बाद में आए और पहले चले गए। वो अपने पीछे सिद्धू को छोड़ गए, जो थोड़े दिन पहले तक थम्स अप का साइन दिखाते थे और जिनका दावा था कि मुख्यमंत्री के बुलावे पर वो बैठक में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया है, मैं दोपहर 3 बजे तक पंजाब भवन पहुंचूंगा, मैं किसी भी बातचीत के लिए तैयार हूं। इस ट्वीट से सिद्धू ने बताया कि वो मुख्यमंत्री के बुलावे पर बातचीत के लिए जा रहे हैं। मतलब बातचीत की पहल मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें नकारा, उसने सिद्धू के सारे सुर ढीले कर दिए। जबकि इससे पहले आलाकमान हर वक्त उनके साथ रहता था, चाहे अमरिंदर के मना करने पर भी सिद्धू का पाकिस्तान दौरा हो, इमरान से मिलना हो, बाजवा को गले लगाना हो या फिर अमरिंदर सिंह की मुखालफत करते हुए मंत्री पद छोड़ना, उनकी सरकार को निशाना बनाना। नवजोत सिंह सिद्धू को 10 जनपद का आशीर्वाद हासिल था, जिसकी बदौलत वो न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बल्कि उन्होंने अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर न तो दिल्ली से कोई फोन आया और न ही 10 जनपद में मिलने का वक्त मिला। सिद्धू को जिस तरह से अपनी वीडियो पर चन्नी का जवाब मिला, उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि उनका खेल खत्म हो चुका है। सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हो। पंजाब के हर मसले का हल वीरो इनकम है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। इसीलिए पटियाला में रहने वाले सिद्धू को मामला सुलझाने के लिए चंडीगढ़ आना पड़ा, जहां मुख्यमंत्री से 2 घंटे की मुलाकात करने के बाद सिद्धू को खामोशी से रुखसत होना पड़ा। कई सारे मसलों पे बातचीत हो गई। किस तरह से
आज तक पर परगट साहब ने इशारा किया, हाँ बोलने को तैयार नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू, परगट सिंह अभी निकले हैं, यानी कि वो भी प्रेस वार्ता नहीं करेंगे। तो जुबान से कुछ नहीं कह रहे हैं। वो सिद्धू जो वाक्य युद्ध में माहिर है और लगातार क्या कहा जाता है कमेंट्री के किंग है, वो बिना कुछ कहे यहाँ से निकल गए हैं। इस तरह सिद्धू के इस्तीफा देने का दांव उन्हें उल्टा पड़ गया। जो सिद्धू 2.5 महीने पहले तक पूरी पंजाब कांग्रेस पर हावी दिखाई देते थे, वो बैकफुट पर आ गए। मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान के साथ मौसमी सिंह, चंडीगढ़, आज तक। और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।